अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बरीर अली हुसैन और आज मैं एक और मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम मैं दावत देता हूँ कुछ लोगों को जो या तो माइंड साइंस से ताल्लुक़ रखते हैं या ये ऐसे रिलेटेड फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं जो माइंड साइंस से मिलती जुलती हो। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका ताल्लुक तो बेसिकली प्रोग्रामिंग से है, कंप्यूटर से है, लेकिन वो बडिंग साइकोलॉजिस्ट भी हैं, यानी कि साइकोलॉजी की फील्ड में कदम रखना चाहते हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या रुख है, वो किस तरह देखते हैं इस फील्ड को और उनके बारे में और भी बातें जानेंगे। स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले हम अपना इंट्रो रोल आउट करते हैं, फिर हम उनको अस्सलाम वालेकुम शाहजेब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र बुरैर भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, बिल्कुल ठीक आ रही है मुझे आपकी आवाज़। बेहतरीन हो गया। जी जनाब। अल्लाह का शुक्र, कैसे मामलात बेहतरीन है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि फाइनली हमारी स्ट्रीम भी कनेक्ट हो गई है। और तो अब ये कि जो भी हमने डिस्कशन करनी है वो हम बिला मुलाहिज़ा कर सकते हैं जनाब। सबसे पहले तो हमें अपने बारे में बताइए कि हमारे नाज़रीन को और मुझे भी बताइए क्योंकि आपके बारे में बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही थी क्योंकि आपकी डबल डबल फ़ील्ड्स हैं और 2 मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स हैं। तो अपनी जर्नी के बारे में, अपने सफ़र के बारे में थोड़ा-सा हमें मुख्तसरन बताइए। जी ज़रूर। एक्चुअली 2 फ़ील्ड्स मेरी टेक्निकली मेरी एक ही फ़ील्ड है। अगर आप मेरे प्रोफ़ेशन की बात करें तो जो मेरा कमाई का धंधा जिसे आप कहते हैं ना, मेरा कमाई का अड्डा, वो फ्रीलांसिंग से शुरू हुआ था। उसके बाद मैंने प्रोग्रामिंग शुरू की, उसके बाद मैंने टीचिंग शुरू कर दी प्रोग्रामिंग के अंदर। इस वक़्त मेरे तकरीबन हाफ़ मिलियन के करीब वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स हैं पीएचपी और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ में। तो मैं एक्चुअली जो है मेरा जो नाम, जो मेरी निस्बत और जो मेरा नस्ब है वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। मतलब ये मेरा बिजनेस है, अगर बिजनेस की बात करें, मेरी पहचान। लेकिन साइकोलॉजी की जहां तक बात है तो बेसिकली साइकोलॉजी मैंने ज्वाइन की उसके पीछे रीजन था। और मैंने बेसिकली साइकोलॉजी इज नॉट माय प्रोफेशन बट इट इज माय पैशन, ताकि मैं अपने बारे में जान सकूं। बिकॉज अपने बारे में मुझे मुझे मैं लोगों को पढ़ाता तो था, मैं बहुत सारी चीजें करता था, लेकिन मुझे अपने बारे में नहीं पता था कि मैं क्या हूं ना, मुझे मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ या वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत सारे सवाल थे। तो बेसिकली ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है और फर्दर मोर आप मुझे पूछ सकते हैं जो आपने पूछना है। बहुत खूब। यानी कि मुझे अच्छा लगा कि हर इंसान को अपने अपने आप की जस्तजू होती है कि वो सबसे पहले दूसरों को, जब दुनिया को देखता है, फिर उसके बाद कहता है कि मेरे अंदर भी एक दुनिया है, उसको तो पहचान लो पहले। बहुत अच्छे। और लेकिन ये है, मेरा अगला सवाल ये होगा कि आपने जब बताया कि पीएचडी पढ़ा रहे हैं और इतने लोगों को पढ़ा दिया आपने, तो ये ख्याल कैसे आया पहले? क्योंकि जो पाकिस्तान में मैं जो देखता हूँ इर्द-गिर्द, लोगों को अब समझ में आना शुरू हुई है कि ये क्या है कंप्यूटर, ये चीज़ें तमाम। लेकिन इसके पीछे जो पहले लोग काम कर रहे थे, मेरे ज़हन में ये आता है कि वो ज़्यादा शायद ज़हनी तौर पर ज़्यादा तेज़ थे और इन चीज़ों को ज़्यादा पहले से जानते थे। कुछ लोगों को, जो आम लोगों को अब समझ में आना शुरू हुई है। तो आपका ये कैसे सफ़र स्टार्ट हुआ? आपको ये कैसे रियलाइज़ हुआ कि मुझे डिजिटल फ़ील्ड में जाना चाहिए, मुझे प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए? मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो मेरा सफ़र था ये मेरी वालिदा की मरहून मिन्नत है। मेरी वालिदा बेसिकली एक प्रोफ़ेशनल ख़ातून है, ठीक है ना? तो वो बचपन से हमें उनकी तरफ से तरबियत मिली। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी वालिदा घर के काम नहीं करती थी, खाना पकाना भी चलता था, बट उनका एक इंस्टीट्यूट था, वोकेशनल इंस्टीट्यूट था, तो वहाँ से हमने शुरुआत की। और मतलब करते-करते बेसिकली जो मेरी शुरुआत थी वो वालिदा के इंस्टीट्यूट के ब्रोशर बनाने से शुरू हुई थी और मैं चलते चला गया। तो ये तो मेरा सफ़र बस नेचुरली समझें 12 साल की उम्र से शुरू हो गया था। मैं शायद 12 साल की उम्र में टोयोटा में टाइपिस्ट लग गया था, जहाँ तक मुझे याद है। और चलते मैं बन गया। लेकिन मेरे ख़्याल में ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो सवाल हो सकता है वो ये हो सकता है कि आखिर ये ख़्याल क्यों आया कि मैंने साइकोलॉजी भी पढ़नी है? अगर आप कहें तो मैं इस पर ज़्यादा डिटेल से डिस्कशन करना चाहूँगा।
नहीं, बिल्कुल वो तो उस बात पे तो ज़िक्र होगा ही। लेकिन ये है, ये भी क्यूरियोसिटी होती है ना, क्योंकि हमारे मुल्क जी, जी, में जी, जी, मैं जी, जी। समझता हूँ कि ये प्रोग्रामिंग को और डिजिटल फील्ड को चलें। बहुत हल्का लिया जाता है, बहुत हल्का लिया जी, जी, जाता जी, जी। जी, 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 जी। चलें, मैं इस पे भी है। डिस्कशन आपका अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो आपसे शेयर करता हूँ। एक्चुअली मुझे ना समहाउ ये मेरे जो वालिदैन है ना, मेरे पेरेंट्स हैं, इनका बड़ा सपोर्टिव रोल था। यानी कि मतलब मेरे वालिद साहब ने मुझे एक नाम दिया था बहुत सारों के, बल्कि ये मेरे ख्याल में ये पेरेंटिंग के टॉपिक में भी आता है। इसके अंदर बड़ी साइकोलॉजी है कि मेरे वालिद साहब ने एक टाइटल मुझे दिया था, मैं अपने बच्चे को आर्किटेक्ट इंजीनियर बनाऊँगा। ये मुझे याद है जब मैं छठी क्लास में था। चौथी क्लास में था। ठीक है ना? आर्किटेक्ट इंजीनियर बनाऊँगा। मुझे आर्किटेक्ट से मुझे लगा आर, आई नेवर न्यू हू इज़ एन आर्किटेक्ट, ठीक है ना? तो बस उन्होंने कहा जी आर्किटेक्ट वो होते हैं जो रोड-शोड बनाते हैं, पता नहीं क्या-क्या, मुझे समझ नहीं आया। इंजीनियर मुझे याद रह गया। अब आई आई डिडन्ट नो कि भाई इंजीनियर आगे क्या करता है। मैं तीसरी क्लास में था, तो छठी क्लास तक मैंने गूगल किया। आई मीन उस दौर में गूगल किया नहीं जाता था, इंटरनेट ही कहलाता था। बट जो भी मैंने गूगल पे सर्च किया, इंटरनेट पे सर्च किया, तो मुझे इंजीनियर के साथ कंप्यूटर का वर्ड मिला। और मुझे अभी भी याद है, जो मैंने सबसे पहले मैंने यूट्यूब से शुरू किया था सीखना, मैंने यूट्यूब में खोला और जो मैंने सबसे पहले चीज मुझे मिली, वेब डेवलपमेंट मिल गई मुझे। अगर मुझे कुछ और मिलता तो शायद मैं कुछ और बन जाता, बिकॉज मेरे अब्बू ने मुझे कहा था कि मैं अपने बच्चे को आर्किटेक्ट इंजीनियर बनाऊंगा। मैंने इंजीनियर बनने के लिए चौथी चौथी पांचवी क्लास से स्ट्रगल शुरू कर दी थी इंटरनेट के ऊपर, जो हमारे हाथ में था हमारे। तो वो चूंकि मैंने जब गूगल पे इंटरनेट इंजीनियर लिखा, तो इंजीनियर के साथ मुझे वेब डेवलपमेंट मिल गई। अब मुझे ये भी नहीं पता था कि भी वेब डेवलपमेंट के साथ लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं। जो पहली वीडियो मुझे याद है, उस बंदे का नाम भी मुझे याद है, कुड वेंकट नाम था उस बंदे का। मैंने उसको लिखा, उसने जो किया ब्राउजर पे मुझे बड़ा अच्छा लगा, यार ये तो बड़े मजे की चीज है। बस वहां से रैंडमली, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ, और यूट्यूब ने मेरा करियर वहां से स्टार्ट करवाया। एंड हियर आई एम, दैट इज हाउ हु इज मी राइट नाउ। मतलब ये मतलब पेरेंट सपोर्ट थी मुझे, और फैमिली सपोर्ट थी, कोई प्रेशर नहीं था। मतलब फ्री हैंड माँ बाप ने दिया हुआ था, और इंटरनेट की मेहरबानी, और शायद लक कह लें इसको। बहुत खूब, यानी कि हम्म, एक कामयाब इंसान की ज़िंदगी में माँ-बाप का बड़ा किरदार होता है, और जैसे कि उन्होंने आपको एक राह दिखाई, और वो राह जो है वो बड़ी कम, बहुत बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। लेकिन मेरा अगला जो सवाल है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड, आपके ज़हन में कैसे ख्याल आया? क्योंकि थोड़ा-सा शुरू में आपने अपने तारुफ़ में बताया कि आप अपने आप को जानना चाहते थे, खुद को पहचानना चाहते थे। हम्म, लेकिन थोड़ा-सा इलैबोरेट कीजिए कि क्या चीज़ थी, या अभी आप कोई कोर्स कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं इसमें, इसको सीखने हम्म, के लिए साइकोलॉजी को? हम्म। फिलहाल मैं बेसिकली मैं 2019 के इख्तिताम से साइकोलॉजी से जुड़ा हूँ, और 2019 से लेके 2020 और 2021 ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कवर की, और अब मुझे लगा कि मुझे बाकायदा डिग्री या डिप्लोमा लेना चाहिए। इस वक्त मैं डीआई मैप कर रहा हूँ, डिप्लोमा इन मॉडर्न मॉडर्न साइकोलॉजी, ठीक है ना? तो ये मैं फिलहाल जो अभी राइट नाउ मैं कर रहा हूँ, वो मैं ये कर रहा हूँ, डीआईएमएपी कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, इसके पीछे रीज़न, मतलब ये तो चलो डिप्लोमा तो चलो, अब जो भी आपने चीज़ सीखी उसको नाम देना होता है। इसकी वजह क्या बनी? एक्चुअली मुझे लगता है कि हमारे जो जनरेशन गैप आया है, जो हमारे माँ-बाप को कंप्यूटर चलाना नहीं आता था और हम कंप्यूटर के उस्ताद बने हुए हैं, इस वक़्त मैं अपनी बात करूँ तो। अब तो ख़ैर सभी को आ गया, माँ-बाप को भी आ गया, लेकिन माँ-बाप को उस दौर में नहीं पता था। मुझे अभी भी याद है 2012-13 में लोग बातें करते थे, लड़की फेसबुक पे अकाउंट नहीं बनाए, क्योंकि वो लड़की फेसबुक पे अकाउंट बनाएगी तो डेफिनिटली जो है ना वो इट इज़ लाइक कि कोई बेहया हो गई है। ये एक कल्चर था हमारे माशरे का आम। तो हम लोग वहाँ से शुरू हुए, और 2014 मतलब 12 में हमारे बड़ों की ये अप्रोच थी, और 14-15 में जो जी मैं 2015 का में पाकिस्तान में एक नामी-गिरामी पीएचपी का इंस्ट्रक्टर हुआ करता था। मतलब मेरा एक कोर्स आया था जो बहुत फेमस गया था। तो ये जो जनरेशन गैप है ना, इसने मुझे लगता है कि ना वो जो अवेयरनेस थी ना, इन्फॉर्मेशन थी हमारे बारे में, वो खत्म कर दी थी। 2015 से लेके 2016 से लेके 2019 तक मैं बहुत सारे दिमागी इश्यूज का शिकार था। यानी कि एंग्जायटी भी थी मुझे, डिप्रेशन भी था मुझे, और मसला ये था कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं हूँ क्या, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है ना। अब मेरे साथ अल्लाह ताला ने मेरे साथ किस्मत का बहुत बड़ा रोल रहा। तो इसमें किस्मत ने एक और जगह गेम खेली कि एक इत्तेफाकन एक मेरी दोस्त है, मुझे पता नहीं था, बाद में पता चला कि वो साइकोलॉजिस्ट है। उनसे डिस्कशन हुई मेरी, और उन्होंने जो है वो केस समझे अपने हाथ में ले लिया नेचुरली, और फिर वहां से मुझे साइकोलॉजी से वाबस्तगी हुई। और मुझे आज भी याद है मेरी उनसे जो पहली पहली डिस्कशन थी, तो उन्होंने मुझसे डिप्रेशन पे बात हुई, मैंने कहा मुझे तो डिप्रेशन होता ही नहीं है। अच्छा, वो वो मुस्कुरा दी, उन्होंने कहा कि जी बहुत अच्छी बात है ये तो। नाउ आई थिंक कि मुझे यही नहीं पता था कि मैं एक कांस्टेंट डिप्रेशन की स्टेट में था, और मैं उनसे कह रहा था कि मुझे डिप्रेशन ही नहीं होता।
सो मतलब मुझे फिर उसके बाद रियलाइज हुआ कि सेल्फ अवेयरनेस इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि जो रिलीजियसली हम बेवकूफ बनते हैं, जो इमोशनली हम बेवकूफ बनते हैं, जो इंथुजियाज्म की वजह से हम बेवकूफ बनते हैं, स्पेशली जो लोग अबव एवरेज जीनियस होते हैं, उनके साथ ये बहुत मसले होते हैं। या तो वो होपलेस हो जाते हैं, या उन्हें समझ नहीं आता उन्हें क्या करना है। ठीक है, मेरे साथ एक इश्यू था कि मुझे बचपन से साइंस पसंद थी, सेल्यूलर साइंस और ये कॉस्मोस साइंस पसंद थी। अब मैं 2018 में 2017 में अपनी एंग्जायटी का मुकाबला करने के लिए मैं साइंस पे थ्योरीज पढ़ा करता था, साइंस की थ्योरीज अपनी बनाया करता था, पता नहीं क्या क्या किया करता था। मुझे उसका आंसर नहीं मिलता था कि व्हाई आई एम डूइंग दीज थिंग्स एंड व्हाई आई एम नॉट फोकसिंग ऑन वन सब्जेक्ट एंड व्हाट आई नीड टू डू। जब तक आपको ये नहीं पता हो कि आपने करना है क्या है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते ना। तो वो मुझे लगा कि मुझे इन सब चीज़ों में जो हेल्प मुझे मिलती चली गई, मुझे साइकोलॉजी से मिली। और मैं आज ये कह सकता हूँ कि मेरे ख़्याल में अपने बारे में जानना, जिसे आप माइंड साइंस कहते हैं, ये मेरे ख़्याल में आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, नॉट फॉर अदर्स बट फॉर माई सेल्फ, फॉर माई ओन सेल्फ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन एवरी एस्पेक्ट, इन माई बिजनेस, इन माई जनरल लाइफ, इन माई वर्क, इन माई रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग। सो मुझे पता है कि जी मतलब जो मुझे, जिसे मैं मोहब्बत का नाम दूंगा, वो मोहब्बत नहीं है, वो बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन है जो कि शायद कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, और मैं उसे जो है ना फना फिल्ला और पता नहीं कौन कौन से नाम देके बैठ जाऊंगा। और मैं बहुत सौ को देखता हूँ ना, मैं चूंकि मैं गुजरा हूँ, मैंने लोगों को मैं देखता हूँ, वो दीवाने हुए पड़े होते हैं, उनसे कोई काम ही नहीं होता, और उनको लगता है जी मोहब्बत खा गई, और नॉवेल्स लिखे जाते हैं बड़े बड़े, जबकि बेसिक सिंपल माइंड साइंस है। यानी कि अगर आप मेडिटेशन ही अगर आप सीख लें, आपका टॉपिक मैंने देखा था मेडिटेशन एंड एनएलपी से रिलेटेड है, अगर आप ये बेसिक मेडिटेशन ही समझ लें तो आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो आंसर्स के बजाय चूंकि आप बॉलीवुड से ज्यादा मुतासिर होते हैं, मतलब ये चीजों ने मुझे घायल किया साइकोलॉजी की तरफ, कि यार ये पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ मसला क्या है। आपको लगता है कि जी आपको मोहब्बत हो गई, आपको लगता है आपको खुदा मिल गया, आपको लगता है जी आप बर्बाद हो गए, आपको लगता है आप कामयाब हो गए, आपको लगता है आप बहुत बुरे हैं, आपको लगता है आप बहुत अच्छे हैं। कुछ भी, बहुत सारी चीजों में बेसिकली आपके सिर्फ ये केमिकल आगे पीछे होते हैं, और आपको पता नहीं क्या क्या लगने लग जाता है ना। तो वो जो केमिकल आगे पीछे है, तो वो क्यों है, उनको नॉर्मल कैसे करना है, ये चीजें मैंने साइकोलॉजी से सीखी, एंड दिस इज व्हाई आई स्टार्टेड साइकोलॉजी। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा और बड़े अच्छे अंदाज से बयान किया, क्योंकि जब मैंने भी बहुत अर्सा पहले ये चीज़ स्टार्ट की थी, पहले तो ये पढ़ी, फिर आगे लोगों तक पहुंचाना शुरू की, तो बड़े बड़े रिमार्केबल रिजल्ट्स आते हैं। बंदा पहले खुद पर अप्लाई करता है, खुद को बड़ा मजा आता है, बड़ा चेंज फील होता है। बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, तो अब आप इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि आपको प्रोग्रामिंग भी आती है, आपको साइकोलॉजी भी समझ में आने शुरू हो गई है, तो क्या इसमें से ड्राई सब्जेक्ट क्या लगता है, कौन सा लगता है आपको? ये ड्राई सब्जेक्ट की जो आपने बात की ना, ये बड़ा खतरनाक सवाल है। अज्ञान मतलब मैं इस पे ना, मुझे लगता है कि ये वक्त, मौका और महल देख के बताया जा सकता है कि ड्राई सब्जेक्ट क्या है। अदरवाइज मतलब जो चीज आपको पसंद हो ना, तो वो आपको पसंद, मतलब वो आपको, मतलब मुझे दोनों सब्जेक्ट बहुत मजे के लगते हैं, लेकिन जब मैं प्रोग्रामिंग में फंस जाता हूँ, या मेरा कोई एम्प्लॉय जो है मुझे सीधा काम नहीं दे रहा होता, या मेरा क्लाइंट मुझे पैसे नहीं दे रहा होता, तो मुझे ड्राई लगता है। और या जब मैं साइकोलॉजी में किसी केस के साथ डील कर रहा होता हूँ, मैं मतलब किसी को ट्रीट कर रहा होता हूँ, और मुझे वो उल्टे उल्टे जवाब दे रहा होता है, और कभी कभी मुझे ड्रेन कर देता है, तो मुझे साइकोलॉजी उस मोमेंट में मुझे लगता है कि यार मैंने मतलब इस बंदे के साथ, साइकोलॉजी मुझे खैर कभी बुरी नहीं लगी क्योंकि ये मेरा पैशन है, बट दोनों सब्जेक्ट ना आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, वेरीज पर्सन टू पर्सन, मुझे दोनों अच्छे लगते हैं। एक्चुअली मेरे ख्याल में दोनों क्रिएटिव टॉपिक्स है ना, प्रोग्रामिंग के अंदर भी क्रिएटिविटी है, साइकोलॉजी में भी क्रिएटिविटी है। आपको नए नए केसेस मिलते हैं, और आपको पता चलता है यार जो आपने जहाँ से इस केस को रीड करना शुरू किया था, एंड पे आके पता चला ये तो वो केस ही नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल, अब आप एक बंदे को बाइपोलर डिस्कवर करते हुए नीचे तक आ गए, अब आप एंड में पता चला ये तो इसका जो इफेक्टिव केस है, ये मतलब इसके साथ इमोशनल कुछ इश्यूज नहीं है, इसके साथ इसके साथ मेडिकेशन वाले इश्यूज हैं, आप उस पर मेडिटेशन अप्लाई कर रहे हो, सीबीटी अप्लाई कर रहे हो, जो साइकोलॉजी की चीजें होती हैं, टूल्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन आपको पता चलता है नहीं यार ये तो मेडिकेशन वाला है। तो मेरे ख्याल में क्रिएटिविटी दोनों के अंदर है, तो आई थिंक बोथ आर फन। अच्छा, आपने बात की सीबीटी की, तो जी जी देखने वालों सुनने वालों को बताइए कि सीबीटी है क्या? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं ना। और जी 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 लेकिन जी। लेकिन लोग तो सिर्फ इसका नाम सुनते हैं और गूगल पे सर्च कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बड़ी काम की चीज़ है, तो आपसे ये सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये बहुत ज्यादा काम की चीज है। बेसिकली होता ये है कि जो आप सोचना शुरू करते हैं ना, आपको लगता है आपके साथ वही हो रहा है।
मिसाल के तौर पर अभी लोगों को ना मैं आपको खतरनाक बात अगर बोलूँ तो लोगों को ना मज़हब मतलब उनको लगता है कि ना उनको ना मज़हब की पूरी समझ आ गई है। उन्होंने एक दिन पहले ना कोई बॉलीवुड की या हॉलीवुड की मूवी देखी होती है, रात में वो मूवी देख के सो जाते हैं, सुबह उनको ख्वाब आता है, उन्हें लगता है कि जी उन्हें ना वो कोई क्या होता है जी इशारे हुए उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से या फिर जी उनको उनकी लाइफ़ का मकसद मिल गया, बेसिकली उन्होंने रात में मूवी देखी होती है। मतलब नो ऑफेंस बट दिस हैपेंस। अब वो बेसिकली आपने सलमान खान की मूवी देखी है और उस सलमान खान की मूवी देखने के बाद आपने सुबह सलमान खान की मूवी देखी है, रात में आप किसी लड़की से मिले और आपको लगेगा उससे आपको मोहब्बत हो गई है, बट वो बेसिकली सलमान खान की मूवी का इफेक्ट था और वो मोहब्बत इतनी बर्बाद होती है क्योंकि उसकी कोई अबजद नहीं होती है ना, तो वो आपको सालों बर्बाद कर देती है। आपको बेसिकली आपका जो जो आपकी जो दिमाग होता है वो सलमान खान की मूवी ने आपका बॉलीवुड ने हिलाया हुआ होता है और आपको लगता है कि जी अब आपको सच में मोहब्बत हो गई है, वो भी मोहब्बत नहीं हुई होती। एक दफा बच्चे के पैम्पर बदले तो आपको पता चलेगा दैट वाज नॉट व्हाट यू आर थिंकिंग ना। तो सीबीटी आपकी हेल्प करता है आपको समझाने में कि भाई जो आप सोच रहे हो और जो आपका बिहेवियर है इसे अलग अलग होना चाहिए और सोचें आती और जाती रहती हैं उसको खुद पे तारी नहीं करना और अगर सोचे तारी हो गई उनसे निकलना कैसे है सोचों से आजाद कैसे होना है। सीबीटी इज अ सुपर टूल। जिसको भी एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है पहले तो आपको पता चले एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है, सेल्फ अवेयरनेस इज अ की। अगर आपको पता है कि आपको एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है या डिप्रेशन का प्रॉब्लम है तो बेसिकली एंग्जाइटी या डिप्रेशन आपको ओवर थिंकिंग में लेके जाता है, वो सोचिए आप पे तारी होने लगती है और कभी कभी आप कोलैप्स हो जाते हैं, आपकी बॉडी पेन शुरू हो जाता है, आप आपका बिहेवियर अजीब हो जाता है, आप लोगों से बात नहीं कर पाते, आपको वो जो सोचते हैं वो आपके ऊपर आने लग जाता है। सीबीटी हेल्प्स इन ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, आपने बताया कि एसिडिटी इन चीज़ों में हेल्प करती है, तो और डिप्रेशन की भी बात की आपने। चलें उस पे आते हैं अगले उस पे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि साइकोलॉजी आपने सीख रहे हैं और अप्लाई भी कर रहे हैं, आपकी बातों से भी अंदाज़ा हो रहा है। तो इससे आपको क्या-क्या बेनिफिट अभी तक हासिल हो चुके हैं? देखिए इससे सबसे अच्छा बेनिफिट जो मुझे हासिल हुआ, चलिए मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बताता हूँ, ज़्यादा नहीं बता सकता, थोड़ा-सा बता देता हूँ कि बेसिकली मेरे साथ बचपन से एक प्रॉब्लम था कि मैं स्कूल का सबसे नालायक तरीन स्टूडेंट था, ठीक है? सबसे नालायक स्टूडेंट जो होता है आज मैं चाहता हूँ मेरी जो टीचर्स हैं मैं उनसे मुलाकात करूँ, उन्हें बताऊँ जी आओ बात करो मुझसे। सबसे नालायक था, मुझे वो डिक्लेयर किया गया था मेरे स्कूल के अंदर। इंतहा का नालायक, सही है ना? मतलब मेरे मार्क्स मतलब मैं सी ग्रेड आ गया मेरी बड़ी बात होती थी, मैं फेल हो जाता था यूजुअली पहले और मुझे थर्ड में किसी न किसी तरह पास करके अगली क्लास में भेज देते थे। स्कूल खत्म होते साथ और मैं छठी क्लास में मैं टोयोटा में टाइपिस्ट था और आई वाज़ डूइंग ग्रेट। टोयोटा वाले मुझे जाने नहीं देना चाहते थे, इतना अच्छा काम कर रहा था और सुबह मैं स्कूल जाता था, मैं वहाँ निकम्मा कहलाता था ना। तो ये चीज़ें मेरे साथ चल रही थी। उसके बाद मुझे साइंस में दिलचस्पी हुई, पता नहीं क्यों मैंने साइंस शुरू कर दी। मैंने बायोलॉजी पढ़नी शुरू कर दी। जब मैंने स्कूल खत्म किया ना तो मुझे हर सब्जेक्ट से दिलचस्पी शुरू हुई। मुझे अपने मतलब मुझे समझ नहीं आता था कि ये क्या बेसिकली मेरे साथ इश्यू ये है कि मैं थोड़ा-सा इस कुछ टर्म्स होती हैं साइकोलॉजी वो जानबूझ के मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि वो फिर लेबल लग जाता है ना मेरे साथ। लेकिन बेसिकली ये होता है कि आप कह लें काइंड ऑफ अबव एवरेज जो लोग होते हैं ना, समहाउ मेरा शुमार उन लोगों में होता था बहरहाल। तो उसके नुकसानात भी होते हैं, उसके फ़ायदे भी होते हैं। तो अब इसका एक बड़ा नुकसान ये होता है कि आपको चूँकि हर इमोशन ओवर फ़ील होती है तो मैं लोगों से अटैच जल्दी हो जाता था। ठीक है? मुझे मुझे समझ नहीं मैं लोगों की बातों को मैं जल्दी फ़ॉलो करने लग जाता था। तो ये मुझे साइकोलॉजी ने सेल्फ अवेयरनेस दी कि भाई तुम ये हो, तुम्हारे साथ ये मामलात हैं, इनको ऐसे-ऐसे ट्रीट करो। और जब मुझे पता चल गया कि मुझे इन चीज़ों को ऐसे-ऐसे ट्रीट करना है, उसके बाद फिर अब मुझे नज़र आते हैं वो बच्चे जो कि स्कूल में नाकाम होते हैं, मुझे अंदाज़ा हो रहा होता है कि काश इनके माँ-बाप को पता हो बच्चों के साथ क्या है तो ये बच्चे हीरा बन सकते हैं। मेरे ख़्याल में ये साइकोलॉजी का कमाल जो मुझे हासिल हुआ कि अब एटलीस्ट मुझे पता है कि मतलब अब मैं क्या कर रहा हूँ या फिर मेरे साथ जो इमोशंस इस वक़्त आपसे बात करने में जो इमोशंस चल रहे हैं एटलीस्ट नाउ आई नो कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन माय माइंड। दैट इज़ हाउ एंड वेयर साइकोलॉजी हेल्प्ड मी आउट। बहुत खूब, बहुत अच्छे अंदाज़ से बताया और बड़ा अच्छा लगा सुनकर। और सुनने वालों को भी ज़ाहिर है जब लोग सुनेंगे तो उनको अंदाज़ा होगा कि कितना साइकोलॉजी हेल्प कर सकती है और बिलाशुबा जो आपकी अवेयरनेस है, अपनी अपने आप पर काम करना, सबसे पहला काम होना चाहिए। लेकिन हम ये कर रहे होते हैं, पहले दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं और अपने आप पर काम करना भूल जाते हैं। तो अ, जी, जी, अच्छा, बोलिए, इस पे बोलिए। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, ये जो होता है ना कि हम पहले दूसरों के लिए काम करते हैं, अपने पर काम नहीं करते, ये इसको भी साइकोलॉजी में जो है ना एक नाम दिया जाता है। इसका मतलब है कि आप अंदर से एम्प्टी हैं, आप बेसिकली अंदर से खाली हैं, इसकी वजह से आप
समझते हैं कि आप खुद को ठीक नहीं कर सकते। जब आप खुद ठीक हो जाएँगे ना, आपको दूसरे पे काम जो मैं आपको खतरनाक बात बोलूँ, जो मेंटर बनने की कोशिश करते हैं ना, बेसिकली अंदर से टूटे हुए होते हैं। यूजुअली आप समझ सकते हैं इस बात को, मुझे पता है। ये जो लोग दूसरों को सही करने की कोशिश करते हैं, बेसिकली ये चाहते हैं कि वो कोई उन्हें सही कर दे। मतलब समहाउ उसकी प्रैक्टिस वो तो आगे ओवर टू यू। अच्छा, आप ये क्योंकि डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं और साइकोलॉजी में इनकी अलग-अलग डेफ़िनेशन है। डिप्रेशन और चीज़ है, एंग्ज़ायटी है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो अगर कोई फ़ील कर रहा है डिप्रेशन वो और वो इस स्टेज पे है, अवेयर हो गया है कि पहले तो अवेयरनेस आएगी ना कि उसको डिप्रेशन है, ये तस्लीम करना पड़ेगा। तो अगर उसने तस्लीम कर लिया है कि मुझे डिप्रेशन है, तो वो किस तरह अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है? कोई आसान सा तरीका जो आपकी नज़र में बड़ा आसान सा हो? ज़ाहिर है मैं हमेशा आप सबको यही कहता हूँ अपनी वीडियोज़ के ज़रूर कि एक्सपर्ट से रब्ता करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही होती है कि आपके पास कोई एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं होता, फ़ौरन एक जो होता है ना डिस्प्रिन या पैनाडोल की गोली एकदम से उसके बाद फिर बंदा डॉक्टर के पास या एक्सपर्ट के पास चले जाए। अच्छा, मेरे ख़्याल में जो सबसे अच्छा हल है ना, जो सबसे क्विक रेमेडी है, जो सबसे क्विक रेमेडी होते हैं, मैं अभी इस वक़्त मैं प्रॉब्लम की तरफ नहीं जाऊँगा, ये थोड़ा-सा ये चैप्टर लंबा हो सकता है, ठीक है? सबसे जो क्विक रेमेडी है वो ये है कि भाई आप अपना मोबाइल बंद करें। अगर ये आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं तो नहीं करें, इसके बाद कर दीजिएगा। सबसे पहला आप अपना मोबाइल बंद करें, सोशल मीडिया बंद करें, बिल्कुल बंद कर दें, इसको टर्न ऑफ कर दें एक्चुअली, और अपना मोबाइल किसी जानने वाले के हाथ में दे दें, अपने हाथ में ना रखें। दूसरा, जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे से निकलें। तीसरा, बेहतर ये है कि उस जगह को छोड़ के किसी ऐसी जगह चले जाएँ जहाँ पर लोग आपको नहीं जानते। ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो कि सबसे क्विक रेमेडी होती है। और दूसरा एक और होता है कि आपकी डिफेंस मैकेनिज़्म खराब है अगर, तो आप कोई हेल्दी एक्टिविटी करें। बेसिकली डिप्रेशन एक एक वजह भी यही होती है कि जो चीज़ आपको आपके साथ कुछ हुई और आपने उसको उसको जो आपने निकालना था नेगेटिव अंदाज में निकाला, आपकी डिफेंस मैकेनिज़्म ठीक नहीं है। तो सबसे बेहतरीन जो ये आप गूगल कर सकते हैं, मैं जो भी नाम ले रहा हूँ चीज़ों की गूगल किए जा सकते हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म ठीक करने के लिए आप लिख लें 10 मशहूर डिफेंस मैकेनिज़्म होते हैं, जिसके अंदर एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है कि अपना गुस्सा किसी और पे निकालना, दैट इज़ अ वर्स्ट मैकेनिज़्म। एक मैकेनिज़्म होता है अपना डिप्रेशन निकालना दूसरे को सुनाते ना बैठा के, या एक मैकेनिज़्म होता है कि जी अगले को कसूरवार ठहराना, दिस इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन। तो बेस्ट तरीका होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब होता है कोई पॉजिटिव एक्टिविटी करना। मैं अपनी बात करूँ 2018 में मैं डिप्रेशन का शिकार था, तो मतलब आता-जाता रहता था काफ़ी। तो मैं क्या करता था, मैं बेसिकली बनाता था, मैं ऑमलेट बनाता था, ठीक है? ऑमलेट बनाने में क्या होता है, जो प्याज़ आपकी होती है ना, कट, 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 कट काटते हैं आप ना, ये एक बड़ी मज़े की एक मेडिटेशन है ये। टक, 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 टक आवाज़ आ रही होती है, कट, 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 ये प्याज़ ना। और जो अंडे को आप फेंटा लगाते हैं, वो जो घुमाते हैं अपने हाथ को, फेंटा लगता है ना पूरा आपका अंडे का, तो वो जो दोनों फेजेज़ है ना, वो आपको ईज़ी कर देते हैं। ये सब्लिमेशन आपको गूगल करना चाहिए हर बंदे को, सब्लिमेशन एक्सरसाइज़ भी आता है इसके अंदर। और क्विक रेमेडी है कि आप जो है वो घर से बाहर निकल जाएँ और मोबाइल अपना किसी के हवाले कर दें, मोबाइल अपने हाथ में ना रखें। ये 2 सॉल्यूशन है। अच्छा, अगर लॉन्ग टर्म में जाएँ तो हमेशा डिप्रेशन की वजूहात देखनी चाहिए, वजूहात क्या हैं? और अगर वजूहात में वो जो डिप्रेशन की वजह यानी ट्रिगर पॉइंट्स हैं आपके, अगर वो ट्रिगर पॉइंट आपके अपने घर में रहता है या आपके घर में कोई चीज़ है, तो बेहतर है कि उसे क्लियर करें या फिर अनफॉर्च्यूनेटली वहाँ से मूव कर जाएँ, चाहे वो आपका अपना घर क्यों ना हो। आपको कूच करना चाहिए, चाहे आप लड़की हो, आप मुझे पता है हमारे माशरे में नहीं है। सोर्स ऑफ डिप्रेशन जब तक आपके साथ है, आप आपका डिप्रेशन सही नहीं होगा। अगर वो सोर्स ऑफ डिप्रेशन अल्लाह ना करे आपके माँ-बाप हैं, अल्लाह ना करे आपका कोई टीचर है, अल्लाह ना करे वो आपकी कोई बहन-भाई, आपका आपका हस्बैंड, आपका स्पाउस है, तो भी आप अपने घर को छोड़ दें फिलहाल कुछ महीनों के लिए, उसको भी टाइम दें, नहीं तो रिश्ता खत्म करें, जो भी करना हो। सोर्स ऑफ डिप्रेशन को रिमूव किए बगैर डिप्रेशन खत्म नहीं होता। अगर आप सोचें उसी बंदे के साथ बार-बार एडजस्ट करना है आपने, तो व्हेन देयर इज़ योर लिमिट, देयर इज़ योर लिमिट, यू जस्ट कैन नॉट। ये एक चीज़ है जी, ठीक है ना? सोर्स ऑफ डिप्रेशन से आप दूर भागें, ट्रिगर पॉइंट्स को अपने याद कहीं नोट कर लें अपने पास ट्रिगर पॉइंट्स, यार इन-इन बातों से मैं ट्रिगर होता हूँ, उन पर काम करें, बस ये। और अल्टीमेट सॉल्यूशन जो है ना, वो अल्टीमेट सॉल्यूशन जो डिप्रेशन का होता है, वो जो सबसे मुश्किल है, जो मैं नहीं कर पाया, मैं अपनी बात करूँ तो, वो है तस्लीम कर लेने में। अल्टीमेट पीस तस्लीम कर लेने में कि ये चीज़ ऐसी है, मतलब बजाए इसके कि आप बैठ के दुआएँ, मैं खतरनाक अगर बात करूँ, हम लोग जो है ना, कभी-कभी खुदा का इस्तेमाल करते हैं, वो बत्तख की तरह, बत्तख जो सर घुसा लेती है, दुआ के पीछे सर घुसा लेते हैं कि ये बंदा चेंज हो जाएगा। आपने दुआ करके रखी हुई है, 10 साल से आपकी दुआएँ चल रही हैं, वो बंदा जो बंदे मतलब एक तार करंट मारता है, तो करंट नहीं मारेगा तो और क्या करेगा?
तो तस्लीम कर लेने में आसानी है, नहीं तो आप 10 साल तक दुआ करते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, परेशान रहेंगे। बेहतर है कि मिरेकल यही है कि आपको नॉलेज हो जाए ये मिरेकल है, ना कि ये मिरेकल है कि वो बंदा चेंज हो जाए। मिरेकल ये है कि आप चेंज हो जाएँ और आप तस्लीम कर लें कि ये बंदा चेंज नहीं होगा। दिस इज़ द मोस्ट पीसफुल थिंग इन द लाइफ। अगर कोई अचीव कर ले कि वो तस्लीम करना शुरू कर दे, एक्सेप्टेंस। और दूसरा, एक्सपेक्टेशन ना रखे, लेस एक्सपेक्टेशन, मोर एक्सेप्टेंस इज़ द अल्टीमेट सॉल्यूशन। मैंने जो अब तक पाया, जो मैं नहीं कर पाया। जनाब। हाँ जी जनाब, बहुत ही अच्छे अंदाज से और अगेन आपने एक बड़ा आसान अंदाज से डिप्रेशन को समझाने की कोशिश की, और मुझे यकीन है जो सुनने वाले हैं वो ज़रूर समझेंगे और इस पर अमल भी करेंगे। अच्छा, आपके सारे सफ़र में आपने बहुत सारी चीज़ें लर्न की, ठीक है, फिर आपको अनलर्न भी करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, ठीक है, स्कूल आपको समझ में नहीं आया, फिर टाइपिंग सीखी, फिर आपने प्रोग्रामिंग सीखी, फिर आप साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं। बहुत सारी चीज़ इंसान लर्न, अनलर्न, रीलर्न कर रहा होता है, और साइंटिस्ट कहते हैं कि जब ये रीलर्न वाला प्रोसेस नहीं होता, तो इंसान ग्रो नहीं कर पाता। तो ये किस तरह हो सकता है? ये इंसान किस तरह कोई रीलर्न कर सकता है, अनलर्न कर सकता है चीज़ों को? इसका अच्छा तरीका ये होता है कि मतलब अन रीलर्न करना उन लोगों के लिए तकरीबन नामुमकिन होता है जो होपलेस हो चुके होते हैं। ठीक है? और मुझे लगता है कि इंसान, मतलब अब मैं अगर बेस की बात करूँ ना, इंसान नेचुरली लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न के प्रोसेस में होता है। जिन्होंने अपने दिन सीनों सीनों में या दिमाग में, बेसिकली सीने तो खैर पंपिंग ही करता है, जो भी है मैं इस पे बात नहीं कर रहा। बट जिन्होंने अपने अंदर जो है ना वो बुग़्ज़ रखा हुआ है, हसद रखा हुआ है, नफ़रतें पाली हुई है ना, लेट गो नहीं कर पा रहे, वो रीलर्न नहीं कर पाते। ये है। अब आपको किसी से नफ़रत है, उसने तंग किया, अब आपने अगर ये सोच लिया ना मैं इसको हशर में इसको हशर में इससे हिसाब-किताब करूँगा, तो हशर तक आप लर्निंग नहीं अब आपकी हो रही। आपको हशर से पहले-पहले हिसाब-किताब, मैं तो कहता हूँ हशर को छोड़ें, आज ही माफ़ करें, या बल्कि जो भी करना है आज ही लेट गो करें, तो आप रीलर्न कर सकते हैं। अगर आपने ये सोच लिया ना, वो फलाने बंदे से मैं हशर में पैसे निकलवाऊँगा, तो हशर तक अब आप सीखेंगे नहीं अपने पैसे कैसे निकलवाने दुनिया के अंदर ना। तो मेरे ख्याल में जब तक आप अपने अपने सीनों को वसी नहीं करते, लेट गो करना नहीं सीखते, अपने दिमाग को, अपने दिल को आसान, ईज़ी नहीं करते, तब तक आप रीलर्निंग नहीं कर पाते। ये मेरे ख्याल में एक फैक्टर है। और जब लेट गो करना सीख जाएँ अगर आप, तो हर चीज़, क्योंकि फिर आप अपनी पुरानी सोच को छोड़ देते हैं। मतलब पुरानी चीज़ों को छोड़ना सीखें ना, मतलब कभी-कभी अगर कोई कप आपसे टूट जाए ना, तो उसको तस्लीम कर लें, हाँ यार कोई बात नहीं, नया आ जाएगा। अगर ये सोच आती चली गई ना, तो आहिस्ता-आहिस्ता मेरे ख्याल, मुझे लगता है कि ये लर्न, अनलर्न और रीलर्न का ये शायद एक प्रोसेस है। बहुत खूब। और अच्छा, अब हम इख्तितामी लम्हात की तरफ जा रहे हैं, और आपसे मैं चाहूँगा कोई ऐसी बात जो आप आखिर में कहना चाहें सुनने वालों के लिए, क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड का ये फ़ायदा है कि चीज़ एक दफ़ा रिकॉर्ड हो जाए तो क़यामत तक मौजूद रहती है, और लोग इससे मुस्तफ़ीद होते रहते हैं, या कोई गलत कंटेंट बन जाए तब भी लोग उससे नुकसान उठाते रहते हैं। तो जी। भाई फाइनल वर्ड्स मेरे यही हैं कि अपने बारे में जानो भाई, अपने बारे में जानो, खुद को जानो, अपने मसलों को जानो, अपनी प्रॉब्लम्स को जानो, बेवकूफ़ ना बनो, इमोशनली अपने आप को इमोशनली बेवकूफ़ ना बनाओ। हम लोग सबसे ज़्यादा खुद को इमोशनली बेवकूफ़ बनाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस के लिए रास्ते ढूँढें, मैं ये नहीं कह रहा साइकोलॉजी में जाएँ आप, ठीक है ना? हज़ारों रास्ते आपको मिल सकते हैं, मुझे नहीं पता कौन-सा ट्रैक चूज़ करते हैं आप, माइंड साइंस में ना जाएँ, आप एनएलपी ना करें, आप सिल्वा ना करें, आपने जो दिल चाहे करें, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस में आइए। और एक जो फाइनल मैं ऐड करना चाहूँगा, जो साइकोलॉजी की बेस है कि डोंट ब्लेम अदर्स, इवन डोंट ब्लेम योरसेल्फ, बट लर्न योरसेल्फ। अपने बारे में जानें, और बस ये मतलब यही मुझे लगता है कि फाइनल वर्ड यही होने चाहिए मेरे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जैसा कि इंटरनेट का यही फ़ायदा है कि इंसान अच्छे लाइक माइंडेड लोगों से जुड़ सकता है, बात कर सकता है, और लोगों को भी फ़ायदा पहुंचा सकता है। और बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह ताला आपसे रब्ता रहेगा। तो ये थे आज के हमारे मेहमान, और आज इनसे सीखा कि साइकोलॉजी क्या होती है, और हम किस तरह अपने आप को अवेयर कर सकते हैं, और किस तरह, और इनसे जुड़ भी सकते हैं, आप इनसे राब्ता भी कर सकते हैं। और हाँ, अब आपसे कैसे राब्ता किया जाए ये भी बता दीजिए लगे हाथों।
मुझसे राब्ता करने के लिए वैसे तो आप गूगल पे आप मेरा नाम लिखेंगे शाज़िब कमाल, आपको मेरे सारे लिंक मिल जाएँगे, लिंक्डइन वगैरह भी मिल जाएगा। बाकी फ़ेसबुक पे मेरा नाम श मेरी पहचान है यार, मेरी दाढ़ी बड़ी है और मेरे बाल बड़े, और शाज़िब कमाल आप लिखेंगे तो जो बड़े बालों वाला एक ही मिलेगा आपको, वो मैं ही हूँ। तो ये मेरे ख़्याल में आप गूगल पे लिख दें या कहीं भी लिख दें शाज़िब कमाल, आपको मिल जाएगा। फ़ेसबुक पे लिख दें, आपको आई एम अवेलेबल देयर। बिल्कुल सही। तो इनसे आप जुड़ सकते हैं, इनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, इनके इल्म से। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अगले किसी अच्छे मेहमान तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।